अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग तमाम ठीक होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 बाय द नेम ऑफ वेव्स एंड वाइब्रेशंस एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस जस्ट उन्हीं को डील करेंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस टू अकर। इंटरफेरेंस ऑफ वेव को अकर होने के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरफेरेंस होता क्या है। Interference occurs when two or more waves superpose at a point। जब कोई सी दो ये वेव्स हैं एक ख़ास पॉइंट पे जब ये मिलती हैं तो जो फिनोमेना अकर होगा वो है इंटरफेरेंस। अब कंडीशन कौन कौन सी हैं? बोथ वेव्स मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। ये दोनों वेव, ये ऊपर वाली नीचे वाली, ये सेम वेव्स होनी चाहिए। अगर ये साउंड की है तो ये दोनों साउंड की वेव्स होनी चाहिए। अगर ये लाइट की वेव है तो दोनों लाइट की वेव्स होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन, बोथ मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड मस्ट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में कितने ये क्रेस्ट और ट्रफ हैं। अगर लेट से एक ये वेव यहाँ तक बनती है, एक ये क्रेस्ट और ये ट्रफ मिला के एक वेव बनी, एक ये दूसरी ये तीसरी, एक सेकंड में तीन वेव लेंथ है इसकी, नीचे वाले की भी तीन वेव लेंथ होनी चाहिए। तो ये सेम फ्रीक्वेंसी है और ये दोनों जो वेव हैं वो इस सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, टुवर्ड्स राइट जा रही हैं। दे शुड हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का बच्चों मतलब है कि एक ख़ास पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो तो इधर इसका भी क्रेस्ट है और इसका भी क्रेस्ट है, तो ये इट मीन्स कि इनका दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो सेम है। तो अब अगर ये तीनों कंडीशन मीट करती हैं तो फिर जो जब ये दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना अकर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। लास्ट क्वेश्चन में हमने इंटरफेरेंस ऑफ वेव पढ़ा था। अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव की आगे दो टाइप्स हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? वेन एवर द पाथ डिफरेंस इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। जब ये दो वेव्स हैं, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब ये दोनों के दरमियान जो पाथ का डिफरेंस है वो आपके पास वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। या आसान लफ्ज़ों में आपने ये याद रखना है बच्चों कि जब ये क्रेस्ट के साथ मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और हमेशा याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो ओवरऑल एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाता है। ये देखें, एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है? ये मीन पोजीशन से कितनी ये ऊपर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक गया है, क्रेस्ट कितना ऊंचाई पे वाक़ है, ये है उसका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे देखो तो आपके पास ये पहली वेव का इतना क्रेस्ट, दूसरी वेव का इतना, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये मिला के इसका ओवरऑल एम्पलीट्यूड क्रेस्ट का इंक्रीज हो गया। तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये इसका जो ट्रफ है, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको ट्रफ बोलते हैं, तो ये मिला के तो ये भी ज़्यादा हो गया। तो याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ओवरऑल जो वेव बनेगी दोनों के मिला के उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, क्रेस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा और ट्रफ भी ज़्यादा हो जाएगा। टू वेव्स आर एड अप एंड इफेक्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो वेवलेंथ के बराबर होगा, एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ या तीन वेवलेंथ। इसका ये जनरल फार्मूला है डेल्टा एस, ये पाथ डिफरेंस को शो करता है। डेल्टा एस इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन आपके पास ये शो करता है कि फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, कौन सी वेव है जो उसका एम्पलीट्यूड है। और वेवलेंथ कौन सी, ये लैम्डा किसको शो करता है? वेवलेंथ को शो करता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब वेन एवर द पाथ डिफरेंस इज ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। यहाँ पे बच्चों पाथ डिफरेंस था एक, यहाँ पे n की जगह पे 1 रखो तो 1 लैम्डा, 2 रखो तो 2 लैम्डा, 3 रखो तो 3 लैम्डा, पाथ डिफरेंस हो तो कंस्ट्रक्टिव है।
यहाँ पे रखो n की जगह पे अगर आप 0 पुट करते हो तो बनेगा आपके पास लैम्डा बाई टू। n की जगह पे 1 पुट करते हो तो 3 लैम्डा बाई टू बनेगा। n की जगह पे 3 पुट करते हो तो 5 लैम्डा बाई टू बनेगा। ये देखो तो आपके पास 1 लैम्डा बाई टू, 2 लैम्डा बाई टू, 1 लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू एंड 5 लैम्डा बाई टू, 1 3 5। ये ऑड इंटेग्रल है मल्टीपल और किसके, हाफ वेवलेंथ के। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपके पास जो ये पार्ट डिफरेंस है ये एक तो ऑड आएगा 1 3 5 और दूसरा लैम्डा बाई टू आएगा। तो ये देखो तो आपके पास ऑड इंटेग्रल, ऑड का मतलब होता है जो दो पे डिवाइड ना हो, और इंटेग्रल और हाफ वेवलेंथ, तो ओवरऑल हाफ वेवलेंथ बनेगा लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाती है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। आसान लफ्ज़ों में आपसे ये याद रखना है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपके पास जब क्रेस्ट ट्रफ के साथ मीट करेगा तो आपके पास जो इंटरफेरेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और ओवरऑल एक दूसरे का ये इफेक्ट कैंसल आउट कर देंगे। जो ऊपर जितना क्रेस्ट गया था इतने ही ट्रफ, तो दोनों को मिलाएं तो आपके पास क्या है, एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कैंसिल कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो क्या करेंगे, टू वेव्स कैंसल ईच अदर इफेक्ट एंड इफ दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। थर्ड वन इज व्हाट आर द कोहेरेंट वेव एंड कोहेरेंट सोर्सेज, गिव एग्जांपल्स। कोहेरेंट वेव कौन सी वेव होगी? कोहेरेंट वेव्स आर द वेव दैट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी and maintain at a constant phase difference with each other time। तो आपके पास कोहेरेंट वेव कौन सी वेव होगी कि अगर आपके पास ये जो दो वेव हैं, इधर से आसानी से समझ आ जाएगा। एक तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर ये दोनों की सेम है, पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। फ्रीक्वेंसी सेम है या इन दोनों के जो फेज़ डिफरेंस है, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिल रहा है, ये दोनों अगर कंडीशन इन दो वेव की पूरी होती हैं तो इसका मतलब तो ये जो दो वेव होंगी आपके पास वो कौन सी होंगी, कोहेरेंट वेव। तो दो कंडीशन, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए टाइम के साथ, तो ये आपके पास कोहेरेंट वेव होगी। कोहेरेंट सोर्स का क्या मतलब है कि वो सोर्स, वो ज़रिया जो इस तरह की दो वेव प्रोड्यूस कर रहा है जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और आपके पास फेज डिफरेंस भी सेम हो, तो ये आपके पास वो जो सोर्स होगा उसको बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स आर टू और मोर सोर्सेज दैट एमिट्स द वेव। एमिट्स का मतलब होता है निकालता है, वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी के वेव, और उनका फेज डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सेम। एग्जांपल कौन सी है, ये दो ट्यूनिंग फोर्क हैं। दो ट्यूनिंग फोर्क अगर सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेट कर रहे हो, अगर ये जो वेव है और ये जो वेव है इन दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी के साथ बीट किया जाए तो जो वेव जनरेट होगी इन दोनों की वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो ये आपके पास एक कोहेरेंट सोर्स है। दूसरा है लेज़र सोर्स। ये आपके पास एक लाइट सोर्स है, अगर हम उसको लेज़र सोर्स के तौर पे उसको लें तो इससे दो तरह की वेव प्रोड्यूस होंगी। अब ये जो दो वेव हैं ये भी आपके पास कोहेरेंट वेव हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो आपके पास देखो तो सेम फ्रीक्वेंसी है और क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, तो फेज डिफरेंस भी सेम है। तो इट मीन कि ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो ये जिस सोर्स से जन्म ले रही हैं उसको बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स, तो वो है लेज़र सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू अप्लाई डॉपलर इफेक्ट इन स्टडिंग कार्डियक प्रॉब्लम इन ह्यूमंस। डॉपलर इफेक्ट को आप कैसे अप्लाई करेंगे, किसके लिए, कार्डियक प्रॉब्लम। कार्डियक का मतलब होता है जो दिल की अमराज होते हैं उसको डील करने में, उसको फाइंड करने में डॉपलर इफेक्ट कैसे काम करता है। डॉपलर्स इकोकार्डियोग्राफी पहला है आपके पास कि ये डॉपलर इफेक्ट कहाँ पे यूज़ होता है, डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। अब डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या है, इट इज़ अ मेडिकल टेस्ट। ये एक मेडिकल टेस्ट है, बेसिकली एक टेस्ट है दैट यूजेस द डॉपलर इफेक्ट टू मेयर द स्पीड। क्या करेगा डॉपलर इफेक्ट, इसमें इस्तेमाल होगा किसके लिए, टू मेयर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द हार्ट।
कि ब्लड किस तरह से फ़्लो करता है और किस डायरेक्शन में फ़्लो करता है हार्ट में, वो एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट का नाम है डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। अच्छा, इट हेल्प्स द डॉक्टर डिटेक्टिंग हार्ट प्रॉब्लम सच एज नैरो और लीकी वॉल्व। तो इस टेस्ट के ज़रिए डॉक्टर को क्या पता चलेगा, एक तो वो हार्ट के प्रॉब्लम, दिल के जो प्रॉब्लम है जैसे कि नैरो और लीकी वॉल्व, जो लेट्स से आपके पास हार्ट है और इसका ये वॉल्व है, वॉल्व का मतलब होता है सुराख, अगर ये सुराख तंग हो गया है या लीक हो गया है तो इन दो कंडीशन को एक टेस्ट के ज़रिए पता चलेगा और उस टेस्ट का नाम है डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। इसके बाद इससे फ़ायदा क्या होगा, दिस कैन बी यूज टू असेस द हेल्थ ऑफ हार्ट। तो हेल्थ ऑफ हार्ट का मतलब है कि हार्ट की सेहत के बारे में कि हार्ट ठीक काम कर रहा है या नहीं, इस टेस्ट के ज़रिए बाय यूजिंग अ डॉपलर इफेक्ट। ब्लड वेसल खून की जो नालियाँ हैं वो ठीक से काम कर रही हैं, या वॉल्व प्रॉब्लम, ये जो मैंने आपको पहले डिस्कस की है कि इस वॉल्व को में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है, वो अगर नैरो हो गया है या उसमें कोई लीकेज हो गई है, तो इस टेस्ट के ज़रिए इकोकार्डियोग्राफी के ज़रिए बाय यूजिंग डॉपलर के इफ़ेक्ट को इसमें इस्तेमाल करते हुए आप इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। 7.7 व्हाट इज़ मेंट बाय डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव का क्या मतलब है, फॉर पर्पस द रिपल टैंक इज़ यूज। तो रिपल टैंक किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, दो पार्ट है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव किसे कहते हैं और रिपल टैंक का क्या मकसद होता है। Diffraction is the bending or spreading of wave around the edge of obstacles or through a narrow opening. Diffraction का बच्चों इधर से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास वाटर इस तरह से, अगर ये वाटर है और वाटर किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ से आपने कोई से दो ऑब्स्टेकल रखे हुए हैं दरमियान में, और इस दो ऑब्स्टेकल के दरमियान में एक सुराख है, तो पानी क्या करेगा, इस सुराख से ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये जो मुड़ना है सुराख के इर्द गिर्द इस तरह सेमी सर्कल फॉर्म में, इसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। कि किसी भी वेव का जब एक ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद अगर इस तरह मुड़ जाए तो इसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिपल टैंक, ये रिपल टैंक की असेंबली है आपके पास। रिपल टैंक में आपके पास इस तरह की असेंबली है कि ये पावर सप्लाई लगा होती है, 10th क्लास में आप लोग ये पढ़ चुके हो। लैंप लगा होता है, लैंप के ज़रिए क्या करेगा, यहाँ पे एक ट्रे है और ट्रे में आपके पास वाटर है और ये मोटर लगी हुई है, मोटर के ज़रिए इस वाटर की सरफेस पे वेव जनरेट होगी। अब जो वेव जनरेट हुई हैं, किस तरह की वेव जनरेट हुई हैं, ये लैंप ऊपर से रोशनी डालेगा और नीचे उनका पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न के ज़रिए हमें पता क्या चलेगा, इस पैटर्न के ज़रिए हमें पता चलेगा कि डायफ्रैक्शन लाइट की हो रही है, रिफ्लेक्शन लाइट की हो रही है, रिफ्लेक्शन लाइट की हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है। तो रिपल टैंक क्या करता है, प्रोड्यूस ए विजिबल वेव। ये जो नीचे वेव प्रोड्यूस हो रही है ये दिखाई देती हैं, इसको बोलते हैं विजिबल वेव। वेव पैटर्न ऑन द वाटर, तो पहले तो वेव पैटर्न बनेगा ना, जब ये मोटर चलेगी तो वेव वाटर की वेव जनरेट होगी। अब ये जो वाटर की वेव का पैटर्न बना है उसको ये लैंप के ज़रिए दिखाएगा और नीचे ये जो सरफेस पे उसका शो होगा कि किस तरह की ये बनी है वेव। हेल्पिंग इन द स्टडी ऑफ फिनोमेना, तो क्या करेगा, इसके ज़रिए हमें डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के फिनोमेना को समझने में आसानी होगी। तो ये था बच्चों एक ब्रीफ सा वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने कोशिश की है कि अगर जिन स्टूडेंट ने इवन ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा वो अच्छे से इनको अगर शॉर्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं इस वीडियो लेक्चर से, तो उनको इंशाल्लाह कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।